चलिए रोहित सर। जी, तो मेरे ख्याल से चैप्टर को फिर से ईडीएल वाले पे ही कर लेते हैं। देखिए एडीबी वाला तो विदाउट रूट के इस्तेमाल होगा नहीं। ओके सर। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे ही क्यूसी ईडीएल को खोलते हैं EasyJet क्लासिक सूट के अंदर, तो इसमें सबसे पहले आपको चाहिए पोर्ट स्कैन करने का। जो आर का बटन दिया हुआ है उसको स्कैन दबाएंगे। स्कैन दबाने के बाद अपन एरर का जो निशान है उस पर टिक करेंगे और नीचे से अपना पोर्ट को सिलेक्ट करेंगे, जो अपना पोर्ट बना हुआ है पीसी के अंदर 9008 का पोर्ट। ठीक है, उसके बाद फिर उसके नीचे वाले आर को दबाएंगे जहां पर लोडर लिखा हुआ है। अगर EasyJet क्लासिक सूट के अंदर वो लोडर अनअवेलेबल है, यानी उसके अंदर मौजूद है, तो ऑटोमेटिकली वो वहां से सिलेक्ट कर लेगा। ठीक है, अगर वो लोडर नहीं मौजूद है तो आपको नीचे वाला जो कस्टम ऑप्शन दिखा हुआ है उसके 3 डॉट्स दिखे हुए हैं आर के जस्ट नीचे, उसको क्लिक करते हैं और आपका जो भी कस्टमाइज लोडर आपको मिला हुआ है किसी वेबसाइट के थ्रू, किसी यूट्यूबर के थ्रू, या आपने खुद मॉडिफाई किया हुआ है, ठीक है, या उसकी फ्लैश फाइल के अंदर से, वीवो के 95% फोन अपनी फ्लैश फाइल के अंदर से ही लोडर उठा लेते हैं। ठीक है, तो वीवो का लोडर तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, इसका काम हो जाएगा। फिर उसके बाद अपने को करना क्या होता है कि रीड इन्फो फोन का लेना होता है, यानी ईडीएल में वो प्रॉपरली कनेक्ट हुआ कि नहीं हुआ। जैसे रीड इन्फो दबाएंगे तो वो कनेक्ट दिखा देगा कि हाँ मैं कनेक्ट हो चुका हूँ। ठीक है, अब इसमें सबसे बड़ी बात आती है कि टारगेट को राइट कैसे करेंगे। राइट और रीड का परमिशन अपने को मिल चुका है अगर अपना लोडर कनेक्ट हो गया तो। तब जहां पर राइट टारगेट का बटन दिया हुआ है ना, डाउनलोडिंग के निशान वाला ऑप्शन के साथ, सर रीसेट डिवाइस जो दिया हुआ है। सर ये अगर बटन दबा दिए तो ये आपके डिवाइस को ईडीएल से डिस्कनेक्ट कर देगा। यानी ईडीएल में जो कनेक्टेड डिवाइस है उसको ये डिस्कनेक्ट कर देगा ऑटोमेटिकली अगर इसको दबा दिए तो, रीसेट डिवाइस। ये इसलिए फंक्शन दिया गया था जैसे एक ही पीसी के अंदर दो फोनों को एक साथ ईडीएल में कनेक्ट कर सकें। ओके। ठीक है, जैसे दो फोनों को दो ईडीएल में कनेक्ट कर दिए तो दोनों ने अलग अलग यूएसबी पोर्ट बनाएंगे वो लोग। एक 57 का बनाएगा तो एक 58 का बनाएगा, तो मेरे को 58 वाला चाहिए, 57 वाला चाहिए, उसके हिसाब से मैं यहाँ पर उसको एडजस्ट कर सकता हूँ। जैसे मेरा 57 वाले का काम खत्म हो गया और 58 वाला पेंडिंग में भी काम चला हुआ है, तो मैं 57 वाले को यहाँ से रीसेट करके 57 के पोर्ट को सिलेक्ट करके रीसेट का बटन दबा दूंगा, तो 57 के पोर्ट को हटा देगा, बाकी 58 का पोर्ट ऑटोमेटिकली वर्किंग रहेगा। फिर उसके बाद रीड इन्फो लेते हैं। रीड इन्फो लेने के बाद ये आपको बगल वाले कोष्टक में दिखा देगा कि आपका फोन ये है, इसका लाइनेक्स वर्जन ये है, इसका एमवीएन वर्जन ये है, इसका एमबीआर सिस्टम ये, जीपीटी वर्जन इसका ये है। वो अपने को बेसिक इन्फॉर्मेशन दिखा देगा। यहाँ पर ये वर्जन वर्जन थोड़ा कम दिखाता है, एंड्रॉइड 7 तक ही दिखाएगा। ठीक है, एंड्रॉइड 8 का भी ये वर्जन नहीं दिखाएगा, चाहे वो ईडीएल में नॉन ऑथेंटिक फोन हो। बहुत से फोनों का इसमें अभी लोचा रहता है। ओके सर। ठीक है, इतना दिखाने के बाद रीड इन्फो अपन ने ले ली। अब देखिए इसमें थोड़ा सा एक उल्टा दे दिया, सबसे पहले अपन रीड करते हैं। ठीक है, रीड रॉ जिस पे लिखा हुआ है उस पे जैसे ही अपन क्लिक करने से पहले जहां पर अपना लून लिखा हुआ है, LUN, लून, वहां पर आपको ये सोच लीजिए कि आपका रोम 1 है, तो रोम 1 सेलेक्ट करोगे। सर लून 0 सर सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर लून 7 अब दिखा रहा है सर, 7 लून दिखा रहा है यहाँ। हाँ, लून 7 होते हैं, वैसे मैक्सिमम 5 होते हैं, 2 को एक्सटेंड कर सकते हैं बैड हेल्थ रिपेयर करने के बाद। अब नीचे वाली फाइल को सिलेक्ट कीजिए, प्रोसेस जिस पे लिखा हुआ है कितना एमबी का आप लेना चाहते हो, वो एमबी आप सिलेक्ट करोगे। ये आपका बाय डिफॉल्ट एड्रेस रहेगा, इसको कोई चीज को अपन छेड़खानी नहीं करेंगे, राइट फाइल चॉइस नहीं करेंगे। अभी अपन अभी रीड कर रहे हैं, तो रीड के बटन को सर दबाएंगे ये तो ये, डंप रीड करवाएगा सर। हाँ ये यूएसबी के थ्रू आपका डंप रीड करवा देगा।
यहाँ से रीड आप रो एक और काम ये रीड कर सकते हो, एक्सटीएमएल। आप यहाँ से एक काम ये कर सकते हो कि आपके पास कोई क्वालकॉम का हैंडसेट आए जो नॉन ऑथेंटिक है या जिसका लोडर आपके पास है। अगर आपको उसमें लगे कि माइक्रोन सैंडिस्क का कोई यूएमसी लगा है और कस्टमर को डेटा चाहिए या आपको सिक्योरिटी फाइलों का बैकअप चाहिए कि सेम सिक्योरिटी फाइलें ही आप रिप्लेस करो, रिपेयर ना करो, तब आप यहाँ से उसको रीड कर सकते हो। और यूएसबी के थ्रू अगर बैड हेल्थ यूएमसी भी है तो वो कभी भी आपको फुल डंप रीड करवा देगा वाया डिफॉल्ट। मतलब समझे, यानी कंप्लीट आपको डंप तो रीड उसमें कोई करवा देगा विथ जी 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 यूजर तो डेटा। ओके सर, तो यहाँ पर कोई रीड करने में डंप वर्जन का फंडा तो नहीं होगा? कोई 7 फंडा या नहीं 10 रहता। या 8 तक सीएमयू नहीं 12 भी कोई, अपडेट करवा देगा ये? कहाँ तक भी अगर एंड्रॉइड 12 का भी आपके पास लोडर है जी। तो ये आपको रीड करवाएगा। कोई वर्जन का मैटर नहीं, कोई कुछ नहीं, बस फोन कनेक्टेड होना चाहिए इसके साथ लोडर लोडर का के। गेम है, मतलब लोडर का गेम। हाँ, लोडर का गेम है। अब रीड कर लिए अपन लोग, ठीक है। जी। अब ये तो इसका था कि रीड कर लिए, अब राइट करने का सेम सिस्टम वही रहेगा। अब राइट टारगेट को दबाने से पहले क्या करेंगे, लून को सिलेक्ट करेंगे। यानी यहाँ पर ये थोड़ा चेंजेस दिखा देगा आपको। जैसे आपने अगर इमएमसी को कनेक्ट किया तो ये इमएमसी दिखाएगा। अगर इसको स्पेशली डिजाइन तो इमएमसी के लिए किया गया था, बाद में इस पे सबसे ज्यादा काम हुआ था यूएफएस के लिए। ये उन फोनों के लिए है, जैसे वन प्लस के जितने भी फोन है वो नॉन ऑथेंटिक लोडर के साथ आते हैं, उनका लोडर उनकी फ्लैश फाइल के अंदर होता है। तो अगर वहां से लोडर देके उस फाइलवर्क को अपन रीड कर सकते हैं, उसकी डंप बना सकते हैं परफेक्टली। यानी अगर इमएमसी निकालने या यूएफएस निकालने के वक्त अपना यूएफएस डैमेज भी हो जाए तो आपके पास सिक्योरिटी बैकअप रहेगा। यहाँ से इस डंप को रीड करने का सबसे बड़ा मैटर ये रहता है। अब टारगेट को राइट करने के लिए आपको सबसे पहले जो लून है उसको सिलेक्ट करना होता है कि आप कौन से सेक्शन को राइट करने वाले हो। सेक्शन सेलेक्ट करोगे, कितना एमबी का आपका सेक्शन आपने लिया था ये सिलेक्ट करोगे, ठीक है। बाकी का एड्रेस और लाइटिंग ये दोनों सेम रहता है क्योंकि ये वाया डिफॉल्ट ही सिलेक्टेड होते हैं। उसके बाद में राइट फ्रॉम, यानी किस फाइल को कहां पर राइट करना है वो फाइल आपको चॉइस करनी है। यानी राइट फ्रॉम चॉइस फाइल, 3 डॉट्स हैं, उस पर क्लिक करके जो फाइल आपने पहले रीड की थी उसी को आप राइट करवा दोगे, ठीक है। इसका रीड इन्फो गया, यहाँ पर टारगेट गया। यहाँ अब पर इसका रीड बचा है रीड। एक्सटीएमएल करेंगे तो रो प्रोग्राम बना देगा ना ये? 100% सर, एग्जैक्टली, दैट्स वेरी गुड आंसर। क्वेश्चन तो नहीं बोल तो सकता। यहाँ पर, हाँ तो यहाँ पर खाली रो प्रोग्राम ही सिलेक्ट कर सकते हैं राइट फ्रॉम में? बिल्कुल। यहाँ से अगर आप रीड करते हैं किसी भी फोन का जो क्वालकॉम में कनेक्टेड हो चुका है तो ये उसका स्केटर सॉरी एक्सएमएल फाइल यानी रो प्रोग्राम 0 एक्सएमएल बना देगा, जिस फाइल को आप फ्लैश करके फोन को कंप्लीट ऑन कर सकते हो। ये यहाँ पर जो एक्सएमएल फाइल रीड करेगा वो एक्सएमएल फाइल आपकी वाया डिफॉल्ट एक्सएमएल फाइल होगी, यानी एज ए आपकी इंटरनेट फाइल। यहाँ पर ये आपकी फाइल के जितने भी बैड सेक्टर हैं उनको निकाल देगा और सिर्फ प्योर एज डिफॉल्ट कंपनी प्लेन फॉर्मेट में ही आपकी फाइल को रीड करेगा, ठीक है। अब इसके बाद आता है इसका यूजर लॉक, अनलॉक यूजर। इसको दबाने का मतलब ये होता है कि ये आपके फोन को फॉर्मेट मार देगा, सारे लॉक हटा देगा। लॉक हटाएगा, एफआरपी नहीं हटाएगा। यहाँ से एफआरपी का कोई ऑप्शन इन लोगों ने नहीं दिया है। नहीं, लॉक कितने एफआरपी वर्जन का तक का सर? कोई भी वर्जन हो जो फोन कनेक्टेड है ना ईडीएल में। हाँ। एक बात ये समझ लीजिए कि जो फोन आपका ईडीएल में कनेक्ट हो गया, चाहे वो वीवो का हो चाहे ओप्पो का हो, कोई भी हो, मैटर नहीं है। अगर उसने नॉन अथेंटिक लोडर से या अथेंटिकेशन लोडर से कैसे भी करके कनेक्ट हो गया तो उसके बाद वो फॉर्मेट रीड राइट के लिए परमिट हो जाता है। इसमें वर्जन का कोई मैटर नहीं रहता है। थैंक यू।
तो नीचे वाला स्टॉप ऑपरेशन तो आप लोग मेरे से अच्छा जानते हो। वो वही जानते भी है। हाँ, अब ये LG LG LF जी। सेम फंडा वही है। यहाँ पर LG को EDL में कनेक्टिविटी के साथ कुछ ज्यादा ऑप्शंस दिए हुए हैं। ओके। यानी जो LG का जो EDL आता है उसको LAF मोड बोलते हैं, ठीक है। उस मोड के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये फंक्शन दिए हुए होते हैं। सबसे पहले सर वही करना है, पोर्ट स्कैन R वाले को दबाना है, रोहित कुमार को ही। हाँ हाँ नहीं, आप थोड़े कमजोर हो, ज्यादा दबाना नहीं है आपको, यहाँ दबा लेंगे। ठीक है, अच्छा इसमें भी देखिए तो सेम वही है, लून और रोम दोनों को दिया हुआ है साथ में। हाँ, अगर रोम 1 सिलेक्ट कर लोगे ना, जैसे आपका फोन EDL में कनेक्ट हो जाएगा तो बाकी के ऑप्शन आपको दिखाने लगेगा। आपके अच्छा, किसी भी यहाँ पर फोन रोम को नहीं दिया हुआ है सर, यहाँ पर रोम नहीं दिया हुआ है। यहाँ पर रोम नहीं देगा सर। जैसे EDL में कनेक्ट होगा उसके बाद आपको लाइटिंग शो कर देगा कि आपके लून 0 को, यानी यहाँ पर आप कन्वर्ट कर लीजिए लून 0 आपका रोम 1, लोन 01 ये आपका लोन 2, लोन 3A2 ये आपका लोन 3। मतलब एमएमसी को भी रीड कर सकते हैं लून 0 पे। हाँ 100% कर सकते हैं। यहाँ पर ये लाइटिंग को चेंज कर देगा फिर। ओके। यहाँ चलिए, अब पर भी और वो कौन से सेम टाइप काम है, फीचर? ठीक है। यानी आप फॉर्मेट कर सकते हो, FRP लॉक निकाल सकते हो, ये सारे काम आप उसके LAF मोड पे कर सकते हो, यानी उसके इमरजेंसी डाउनलोडिंग मोड पे। ओके। ठीक है, फॉर्मेट यूजर डेटा तो नॉर्मली वो सब कुछ उठा देगा। FRP लॉक निकालो या क्लियर लॉक कर दोगे तो एंड्रॉइड 6 तक के जितने भी फोन हैं LG के, ओके। तो उनका विदाउट डाटा लॉस के लॉक निकल जाएगा, डाटा सारा सेफ रहेगा और आपका फोन ऑन हो जाएगा। अगर डेटा नहीं चाहिए तो ऊपर वाला बेस्ट ऑप्शन है, फॉर्मेट यूजर, यानी पूरा पाटिया साफ कर दो, पट्टा खत्म। FRP बाकी लॉक और नीचे वाला तो बटन आप मेरे से सब लोग बेहतर जानते हो, स्टॉप ऑपरेशन। मतलब वही बेहतर जानते भी हैं, वही तो बोल रहे हैं, मुझको तो पहचानते हैं बहुत अच्छी तरह से, उसके अलावा नहीं जानते, इसीलिए तो आपको पकड़ा है आज रात को, और सुबह 3 बजे तक हाँ पकड़े रहेंगे। सर कुछ ज्यादा नहीं हो गया। आप ही तो नहीं मिलते ना, चलिए 4 दिन से फोन कर रहा हूँ आपको। बिल्कुल सर, देखिए मैं खुद बता चुका हूँ, शादी कार्डों में इतने ज्यादा बिजी हैं। कभी कभार तो सीजन मिलती है, कोरोना के बाद पहली बार मौका मिला है कार्ड छापने का फिर से। वरना कोरोना चलिए में तो ठीक लोग है, सिर्फ लेकिन 2 ही कार्ड छपवाने आते, बोलते एक तो भगवान जी को भेजेंगे, एक लेके जाके नगर पालिका में शादी रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। अभी किस पे चलूं, एमएमसी पे? हाँ UFS पे तो लास्ट पे आते हैं, पहले इमेंसी। सर UFS पे लास्ट पे आते हैं, पहले इमेंसी पे आ जाते हैं। ओके, एमएमसी पे आ गए। अब देखिए, इसके अंदर सबसे पहले पिन आउट मोड को आपको सिलेक्ट करना होता है। आपने ISP की है या चिप ऑफ किया है। ISP सिलेक्ट करने के बाद, सर पहले ISP सिलेक्ट कर लीजिए, फर्स्ट ऑप्शन ही है। ISP सिलेक्ट करने के बाद आपका CLK का रेट हमेशा 24 ही रहना चाहिए। ये एक इसका वाई डिफॉल्ट ही मान लीजिए 24 सिलेक्ट रखोगे, कोई और वैल्यू सिलेक्ट नहीं करोगे जल्दी से। सबसे पहले फर्स्ट डिटेक्शन, फर्स्ट आइडेंटिफाई आपका 24 पे होना चाहिए। नीचे वाला जो दिया हुआ है आई IO वोल्टेज, यानी IC ऑपरेटिंग वोल्टेज, 1.8 पे ये देखते हैं। 1.8 रहेगा हमेशा। फर्स्ट डिटेक्शन के टाइम पे ये 1.8 रहेगा, क्योंकि नॉर्मली इमेंसिया 4.5 तक की इमेंसिया का वोल्टेज 1.8 रहता है। माइक्रो डीबी खोल के थोड़ा देख लोगे तो उसमें और भी ज्यादा आपको इसका क्लियरिफिकेशन मिल जाएगा। ये हो गया 1.8 सिलेक्ट। अब इसके नीचे आते हैं बैंडविड्थ रेट कितना होगा, इसको बस बैंडविड्थ यहाँ पे लिखा हुआ है।
ये हमेशा आपका ऑटोमेटिकली आईएसपी पे 1 बीट सिलेक्ट रहेगा। आप इसका वैल्यू चेंज नहीं कर सकते हो, इसका वैल्यू आप चेंज कर सकते हो चिप ऑफ के टाइम पे। ठीक है, इतना काम कर लिया। उसके बाद आपको आइडेंटिफिकेशन दबाना है, यानी डिटेक्ट का बटन दबाना है। ठीक है, डिटेक्ट का बटन दबाने से पहले देखिए, जब आपने आईएसपी की हुई है तो नीचे हाई पावर सीएल के ड्राइव मोड लिखा हुआ है, इसको क्लिक करना होता है। ये आईएसपी के टाइम पे ही करोगे। इसका रीजन ये है कि ये आपके सीएलके के वोल्टेज को थोड़ा इंक्रीज कर देता है, बढ़ा देता है। ठीक है, अगर आपका सीएलके का कनेक्शन प्रॉपरली नहीं भी लगा हुआ है, थोड़ा बहुत भी कनेक्टेड है, मान लीजिए उसको 100 एम्पियर चाहिए थे और उसके पास 10 एम्पियर ही आ रहे हैं, मगर इस मोड को एक्टिवेट करने के कारण उसको 50 एम्पियर और एक्स्ट्रा मिलने लगे बॉक्स के थ्रू, जिसके कारण वो कनेक्टिविटी अच्छी दिखा देगा। तो रीड राइट के लिए वो उस फोन को परमिट करवा देगा आईएसपी पे। ठीक है, ओके, और रीड सॉफ्ट अगर प्रॉपर कनेक्टेड हो और हाई पावर पे टिक करेंगे तो कोई साइड इफेक्ट किसी भी कोई फोन साइड में? इफेक्ट नहीं है, तो थोड़ा स्पीड तेज कर देगा, बस यही प्रॉब्लम रहेगी। वो तो अच्छी बात है। फिर रीड सॉफ्ट पार्टीशन, अगर इसको क्लिक करें या ना क्लिक करें तो कोई मैटर नहीं है, क्योंकि क्लासिक सूट के अंदर तो वैसे भी वो कोई रीड इंफॉर्मेशन दिखाता नहीं है बहुत जल्दी। एंड्रॉइड 7.1 तक का ही आपको इंफॉर्मेशन दिखाएगा, उसके बाद वालों को वो लाइनक्स बेस्ड सिस्टम दिखा के बंद कर देगा, वो कोडिंग लैंग्वेज दिखाएगा। ओके। ठीक है, अब आपका फोन कनेक्ट हो गया आईएसपी के थ्रू। अब फोन को अनलॉकिंग करना है या उसका डंप रीड और राइट करना है, ये जरा क्लियर करवा दीजिए। अभी कंज्यूम हटाना है सबसे पहले तो, एक क्योंकि कल कंज्यूम का एक फोन पड़ा हुआ है। ठीक है, यानी आपका फोन कनेक्ट हुआ। जी। ठीक है, जी। कनेक्ट हो गया और यहाँ पर उसने सारी इंफॉर्मेशन दिखा दी। अब उस फोन का एक डंप बनाना है, तो रोम 1, देखिए रोम टू एक्सेस जहां पर लिखा हुआ है, यहाँ पर रोम 1 सिलेक्ट करेंगे, फर्स्ट रोम 1। परसिस्ट में इसका नीचे लाइटिंग सिलेक्ट करेंगे, अपने को कितना जीबी का डंप बनाना है। कल सुबह रहेंगी। बाकी का तो सारा डिफॉल्ट ही रहेगा सर। नहीं, लाइटिंग राइट स्पीड इसको क्लिक नहीं करेंगे, इसको अगर क्लिक कर दिया तो ये अपनी एक लाइट लिमिट पूछेगा कि आपको कितने तक रीड करना है। वेरीफाई रीड और राइट ऑपरेशन को अगर क्लिक कर दिए तो ये आपकी एमएमसी के अंदर जो भी बैड सेक्टर होंगे ये आपको शो कर देगा, जिसके कारण वो आगे रीड और राइट के लिए परमिशन नहीं देगा, वहीं पर उसको ब्लॉक करके रखेगा। इसको तब चेक किया जाता है जब आपका फोन हैंग ऑन लोगो है, आपने फोन की पार्टीशन कर दिया, इमरजेंसी को रीड राइट कर दिया, फ्लैश कर दिया, फिर भी आपका फोन सेम हैंग ऑन लोगो है, तब इसको रीड और राइट वेरिफिकेशन को क्लिक करके चेक किया जाता है कि रीड करने के टाइम पे कोई एरर दिखा रहा है या राइट करने के टाइम पे ये कोई एरर दिखा रहा है। ओके। ठीक है, तो अभी अपन ने सेलेक्ट कर लिया, यानी रोम 1 मेन यूजर डेटा 512 MB का। तो अब सबसे पहले काम जो होगा वो देखिए, रीड इमेंसी कार्ड, जो एरर का निशान ऊपर जा रहा है ना, अब वाले साइड में ब्लू कलर जी। रीड इमेंसी कार्ड, उसको क्लिक करेंगे। उसको जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये क्या करेगा, उस डंप को जो आपने लाइटिंग सेट की हुई है उसके अकॉर्डिंग ये उसको रीड करना स्टार्ट कर देगा। ओके, तो ठीक इसमें है, रोम 1 रोम 2 रोम 3 तीन ही करने हैं। तो रोम 2 रोम 3 तो 4 4 MB का, बाकी का रोम 1 आपका नहीं जो ये नहीं, बनाना है। एक काम कीजिए, रोम 2 सेलेक्ट कीजिए एक बारी। अब हम्म, इस पे कोई लाइटिंग सेलेक्ट नहीं करनी है, ये कर ले। वायर डिफॉल्ट रहेगा। ऑटोमेटिक आपका एमएमसी कनेक्टेड है ना, तब ये वायर डिफॉल्ट पे रहेगा। रोम ओके, टू तो इसमें कोई रोम भी वो सेलेक्ट नहीं करना है। इसमें कोई सिलेक्ट नहीं करना यहाँ है। रोम 2 और रोम 3 को जटैक में रीड करने के टाइम पे कोई भी वैल्यू सेलेक्ट नहीं करनी है, डिफॉल्ट पे ही। ओके। उसका रीजन बताता हूँ।
सैमसंग के फोन के अंदर आरपीएमबी के एक्सेस को रोम 2 और रोम 3 के साथ कनेक्टेड किया जाता है। ओप्पो के फोन के अंदर रोम 2 के अंदर उसको कनेक्टेड किया जाता है साथ में। तो अगर उसकी लाइटिंग अपन कम कर दिए या कुछ और चेंज कर दिए तो क्या होगा, आपका सिक्योर ईएफएस यानी आपकी मॉडर्न फाइलें जो होंगी वो क्रैप्ट हो जाएंगी, वो प्रॉपरली रीड नहीं हो पाएगी। तो उसके कारण आपके फ़ोन का हमेशा बेसबैंड अननोन रहेगा, सिक्योरिटी नल रहेगा। या तो वाईफाई काम नहीं करेगा या ब्लूटूथ काम नहीं करेगा। फ़ोन को फ्लैश करते रहो, कुछ भी करते रहो, वो काम नहीं करेगा जब तक उसको एक्यूरेट वैल्यू ना मिले। एक्यूरेट वैल्यू का मतलब हो गया कि उसको कंप्लीट फॉर्मेट करो, ईडीएल में फ्लैश करो, फिर वापस से उसको क्यूसीएन रिस्टोर करो, सिक्योरिटी उसकी रिपेयर करो, तब जाके वो वर्किंग आएगा। तो इतना तामझाम करने से अच्छा है कि बाय डिफॉल्ट ही रीड कर लें। ओके। तो ये तो हो गया अब इसका रीड। ठीक है, राइट करने के टाइम पे इसी सीक्वेंस को उल्टा कर देते हैं। आपके पास कोई ईएमसी पड़ा हुआ है क्या अभी? नहीं सर। ठीक है, इसको राइट करने के टाइम पे आपको क्या करना होता है कि रोम 1 सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, और उसका लाइटिंग सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद जैसे ईएमसी कनेक्ट होगा ना, तो ये यहाँ पर एक दूसरा ऑप्शन देगा। जैसे ही राइट ईएमसी कार्ड को क्लिक करेंगे तो ये पूछेगा फाइल कहाँ पर है, वो उठा के मेरे को दो। तो फाइल को वहां पर सिलेक्ट करना है। और यहाँ पे भी ये सिलेक्ट करने का ऑप्शन तो दे रहा है सर ये। हाँ, यहाँ पर भी देगा, आप यहाँ से कर सकते हो। ये एक साथ सारी फाइलों को राइट करवा देगा, आपको कोई अलग से फाइलों को राइट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप सिंगल वाइज सिंगल फाइल राइट करना चाहते हो तो सिंगल वाइज सिंगल कर सकते हो। ओके तो जैसे सपोज मानिए कि यहाँ आपका पर अगर फोन हम Xiaomi का है, Xiaomi का Redmi Note 5 Pro है, ठीक है। तो आपको उस फोन के अंदर सिर्फ और सिर्फ मेन यूजर डेटा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां पर जी मेन यूजर डेटा के साथ ही आरपीएमबी को कनेक्ट किया गया है, बाकी किसी सेक्शन को कनेक्ट नहीं किया गया है। रोम 2 वहां पर ब्लैंक रहता है हमेशा, और रोम 3 भी ब्लैंक रहता है। तो उन फोनों के लिए आप सेपरेटली एक फाइल भी राइट कर सकते हो। जैसे आपने 12 MB का या सोच लीजिए 20 MB का डंप बना लिया, CSD XD का वर्जन को राइट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वालकॉम हैंडसेट ऑटोमेटिक अपना बूट कॉन्फ़िगरेशन बना लेता है। तो यहाँ पर सिर्फ 12 MB का राइट करने के लिए वो वाला फंक्शन है। अगर आपने 64 GB का डंप बना लिया हो या 32 GB का 1 GB से ऊपर का डंप, और आप चाहते हो कि आपका टाइम बचे, आपको मैनुअली सेलेक्ट ना करना पड़े, तब एक साथ सारी रोम्स को भी राइट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे वाले को टिक करो, सिर्फ रोम 1 आपको सिलेक्ट करना है, बाकी वो तीनों फाइलों को ऑटोमेटिकली उठा लेगा। यानी रोम 2, रोम 3 और CSD XD वर्जन को ऑटोमेटिक उठा लेगा, जो आपके प्रीवियस वर्जन के अंदर थे। ओके। और उसके बाद यहाँ पर क्लिक करना है हाँ, राइट राइट रोम, ऑल ईएमसी। राइट ऑल रोम्स। हाँ, और इसको क्लिक करने के बाद आप अगर डिफॉल्ट में रीड करना चाहते हो, जैसे मान लीजिए कि आप 1 बाय 1 सेलेक्ट नहीं करना चाहते हो, ना ही एक एक के चक्कर में पढ़ना चाहते हो, तो राइट ऑल ईएमसी रीजन 8 को क्लिक करने के बाद आपको देखिए रीड ऑल का ऑप्शन वहां पर हाईलाइट कर दिया है। इसको दबा दोगे तो ये आपकी ईएमसी को डिफॉल्ट पे रीड करवा देगा। मतलब अगर वो 64 GB की है 64 GB, 32 GB की है 32 GB, 16 GB की है 16 GB। हाँ मतलब एक्सक्लूड डंप उठाएगा और एक्सक्लूड को राइट करवा देगा। एक्सक्लूड डंप नहीं उठाएगा, कंप्लीट डंप उठाएगा। एक्सक्लूड डंप अलग मैटर है, वो इसके नेक्स्ट वाले टैब में आपको समझाता हूँ। ठीक है, फिर इरेज ऑल रोम सेम है। अगर इस बटन को प्रेस कर दिया तो रोम 1, रोम 2, रोम 3 ये इरेज कर देगा मैनुअली। जैसे सैमसंग के फोनों के अंदर, जैसे यूएफआई के अंदर, तो एक क्लिक में फॉर्मेट ईएमसी के अंदर सारा पार्टीशन साफ हो जाता है, जबकि वो नीचे लिखा हुआ देता है आपका रोम 1, बूट 1, बूट 2 मैंने इरेज कर दिया। मगर इसके अंदर थोड़ा डिफिकल्टली हो जाता है, क्योंकि सैमसंग की ईएमसी का आपको रोम 1, रोम 2, रोम 3 मैनुअली इरेज करना होगा।
यहाँ पर अगर आपने मूवी नेम सिस्टम फॉर्मेट प्लस रीसेट को अगर क्लिक कर दिया तो वो आपके रोम 2 रोम 3 को उड़ाएगा, ना कि आपके मेन यूजर डेटा को उड़ाएगा। अब कारण ये है क्योंकि आपकी एमएमसी के सैमसंग के फोनों के अंदर जो सैमसंग की खुद की एमएमसी लगी हुई होती है, वहां पर रोम 2 और रोम 3 के अंदर आपके कुछ सिक्योरिटी पार्टीशन और आप कुछ फार्मवेयर की पार्टीशनों को वहां पर ऐड किया होता है, तो जिनके कारण आपका फोन हैंग ऑन लोगो आता है, रीस्टार्टिंग की प्रॉब्लम आता है या ब्लिंक करता है। तो रोम जैसे कि मैं चाहता हूँ कि मेरे कस्टमर का डेटा भी सेफ रहे और मेरा ये फोन भी वर्किंग आ जाए, तब मैं उसको मूव नैन फॉर्मेट प्लस रीसेट करता हूँ कि यानी ये इसका रोम 2 उड़ा दे, रोम 3 उड़ा दे और उनको डिफॉल्ट पे मैं राइट कर लूँ, मेरा फोन का डेटा भी सेफ रह जाए और मेरा काम भी हो जाए। एक थ्योरिकल बात है, वैसे करना मत, इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है। तो अभी बूट कॉन्फ़िग पे चले। चलिए ये खोलिए। रन रन स्क्रिप्ट ये क्या है? सर अगर इस बटन को क्लिक किए तो ये इसकी स्क्रिप्ट को यानी इसके फाइवर के कंस्ट्रक्शन की CSG XD फाइल आपको एक छोटा सा बना के दे देगा, वो कभी काम तो आ ही नहीं है। ओके नेक्स्ट। विजुअल बूट कॉन्फ़िग, तो ये तो वही है यूएफआई वाला सिस्टम। सेम इसमें UEFI वाला सिस्टम है, कोई और चीज का मैटर नहीं है। अब इसमें मैटर आ जाता है, वो देखिए जरा एक बार उसको क्लिक कीजिए। जी तीसरे नंबर का देखिए रिजर्व वाला जो दिया हुआ है और नीचे तक का। जी यूजर एरिया और हाँ वो तो क्वालकॉम का सबका सेम ही है, इसका यहाँ पर रिजर्व वाला जो दिया हुआ है यहाँ पर 0x7 कुछ दिखा रहा है। उसको क्लिक कीजिए एक बार। नीचे देखिए कितना लिखा हुआ है। यहाँ पर 38 दिखा दिया है, लेकिन यहाँ पर 7 अब का कुछ इनका बूट फॉर्मूला है क्या? एसी के, वो बताता हूँ सर, बूट एसी के को क्लिक कीजिए। अब लाइटिंग चेंज हुई कि नहीं हुई? यहाँ पर 78 आ गया। अब उसको बूट को अनटिक कीजिए। फिर 38 हो गया। अब आपका जो एमएमसी का पार्टीशन होता है यानी बूट कॉन्फ़िगरेशन वाला पार्टीशन, वो 0x7 होता है। इसका मतलब ये होता है कि ये रीसेट सिग्नल और हार्डवेयर रीसेट सिग्नल के साथ कनेक्टिविटी होता है, यानी आपके पावर बटन के साथ। हाँ ये तो वो एस रीसेट हो गया। एस रीसेट में आपका 0x7 जो ये दे रहा है, ये तो होता है आपके एमएमसी का पार्टीशन आप कितनी टाइम कर सकते हो, ये उसका दिखा रहा है। मतलब 0x7 एक एमएमसी 7 बार प्रोग्रामेबल होती है, ये वो आ रहा है शायद। नहीं सर, जैसे आपकी क्योंकि डेट एटा लाइन्स है ना, सुनिए, जैसे हम्म, आपकी डेट एटा लाइन है वैसे ही यहाँ पर रीसेट डेटा लाइनों को भी 8 कंपटीशन में यानी 8 सीक्वेंस में दिया हुआ है। तो फर्स्ट सीक्वेंस होता है डिफॉल्ट का, ठीक है, यानी पावर बटन के इमएमसी का। तो उसके बाद उसकी बचती है 7 लाइनें, यानी 7 डाटा लाइनों को एक्सेस करवाने के लिए 0x7 को यहाँ पर मेंशन किया गया है वैसे। अब ये 0x7 को अगर क्लिक करते हैं तो ये वाया डिफॉल्ट, यानी जो डिफॉल्ट का बूट कॉन्फ़िगरेशन है लेटेस्ट हैंडसेट का, वो 38 है और पुराने वालों का कईयों का 78 भी रहता है जब बूट ACK को। यानी बूट ACK का मतलब यहाँ पर ये माना जाता है जैसे रोम और रोम अलग लगा हुआ होता है, उनका सीक्वेंस को कंट्रोल करने के लिए बूट ACK को इस्तेमाल किया जाता है। रेडमी नोट 3 का एमएमसी यानी उसका जो रोम है उसको निकाल के चेक कीजिए उसका बूट कॉन्फ़िगरेशन एक्चुअली में है क्या। तो ये फंडा वहां पर समझ में आता है। बाकी तो ये सारा UEFI की तरह सेम ही है। अब इसके नीचे जो दिया हुआ है बूट मोड बूट, ये आपकी एमएमसी के साथ CPU की कॉन्फ़िगरेशन जो लाइनें होती है जिनको आप VDD लाइन वर्ज लाइन जो बोलते हो, उनका कॉन्फ़िगरेशन होता है, उनका सीक्वेंस होता है
कि वो लाइनें कब काम करनी चाहिए, कब नहीं काम करनी चाहिए, ये ऑटोमेटिकली आपके CSDXT में ही राइट हो जाती है वैसे तो। अगर मैनुअली किसी फ़ोन में राइट ना हो और फ़ोन स्टार्ट ना करें, तब इन लाइनों को चेक किया जाता है कि पुरानी वाली इमएमसी के लॉक के अंदर क्या था, यहाँ पर एक्जी ठीक है? सीएचडी को एडिट भी करने का ऑप्शन तो है। एक्जी सीएचडी को एडिट कर सकते हैं यहाँ पे। हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं सर। आपको पुराने वाले हैंडसेट का CSD-XD चाहिएगा, या देखिए अगर उस हैंडसेट का CSD-XD आपको नहीं मिल रहा, अगर सेम CPU का CSD-XD वर्जन आपके पास पड़ा हुआ है तो यहाँ से लोड करके आप, ठीक है, उसका लाइटिंग का उसका सारा देखिए, पहले उसका मैन्युफैक्चरिंग आईडी चेंज करेंगे, फिर उसका OME एप्लीकेशन आईडी चेंज करेंगे, दूसरा उसका प्रोडक्ट नेम क्या है वो चेंज करेंगे, उसका बस प्रोडक्ट चेंज वर्जन तो क्या तब है। करेंगे जब पुरानी वाली का पता होगा। अगर सेम CPU का दूसरी हैंडसेट का आपको मिल जाता है, जैसे 8953 का आपको सेम CPU का मिल गया, ओके। तब उसको भी डाल के अपन एडिट कर सकते हैं, उसके साथ छेड़खानी कर सकते हैं, मगर ये 90% तक आज तक कामयाब नहीं होता है। हाँ, उसका रीजन जब है ना सर, क्योंकि एक्जी रीजन ये है सीएचडी का जो RPMB, इसका रीजन है RPMB। जिन फोनों में RPMB आ गया है ना, उन फोनों में ये मैटर काम नहीं करेगा जिनमें नहीं था। पहले वाले फोनों में RPMB नहीं होता था, ठीक है। बाकी अब जैसे सैमसंग का यहाँ पर ये बोर्ड कॉन्फ़िगरेशन सेट करने के लिए दिया हुआ है, पर्टिकुलर 2 मॉडल के लिए दिया हुआ है। कहाँ पर ये नीचे सेट i9300N71 बोर्ड कॉन्फ़िगरेशन ये सैमसंग का है वो। हाँ, ये उनका स्पेशल बूट कॉन्फ़िगरेशन था। वो रोम 2 से उस टाइम के कुछ फोन बूट करते थे, उनमें काफी मॉडल हैं, जैसे 9852, नियो, नियो प्रो, नियो गैलेक्सी। ये नियो की जो सीरीज आई थी ना, वो नई वाली सीरीज ही थी। तो इस यहाँ सीरीज का पे भी बूट ISP कॉन्फ़िगरेशन उसके रोम 2 से एक्सेस करता है, ना कि रोम 1 से, क्योंकि वहां पर उसका ये एक्सेस फाइल दिया गया हुआ। तो उनका बूट कॉन्फ़िगरेशन अलग से डिजाइन होता था, तो यहाँ पर इस ऑप्शन को ये लोगों ने दिया हुआ है। ISP पिनआउट बहुत सारे मॉडलों के यहाँ पे भी दिए हुए हैं, यूएफआई से भी ज़्यादा है यहाँ तो। सर उतना ही आपको UFI में मिलेगा, सेम है, कोई ज्यादा अंतर नहीं है। रोहित सर, जी सर। बूट कॉन्फ़िगरेशन चेक कर सकते हैं किसके साथ, मतलब आपने बोला कि कोई कोई मॉडल पर्टिकुलर मॉडल के लिए आपने बोला कि उसके साथ बूट 1 के लिए किया था और दूसरे में बोला बूट 2 के लिए किया, तो उसमें कुछ चेक कर सकते हैं कि किस तरह से हाँ बूट सर, 1 के बिल्कुल साथ चेक या कर 2 के सकते हैं। साथ। जैसे ही आइडेंटिफाई करते हैं तो आपका इमएमसी दिखाता है बूट राइट प्रोटेक्टेड एरिया। अगर ये जिस इमएमसी में आपको दिखा दे तो सोच लीजिए उसका बूट कॉन्फ़िगरेशन स्पेशल डिजाइन किया गया है। अब जैसे कि MT के हैंडसेट्स आते हैं, ठीक है, उनका ऑनलाइन जब स्पेसिफिकेशन चेक करते हैं तो वो अलग बूट कॉन्फ़िगरेशन दिखाता है, जब आइडेंटिफाई करते हैं तब वो अलग बूट कॉन्फ़िगरेशन दिखाता है, जब इमएमसी निकाल लेते हैं तो अलग बूट कॉन्फ़िगरेशन दिखाता है। यहाँ पर बूट कॉन्फ़िगरेशन का मतलब वो CPU के वर्जन को चेंज करता रहता है। अब तो आगे यहाँ पर एडवांस उसके अकॉर्डिंग ही उसका बूट कॉन्फ़िगरेशन सेट होता है। अब कंपनी क्या करती है कि हमारा फ़ोन आइडेंटिफाई ना हो, तो वो क्या करते हैं, 6765 का CPU है उसको 6765M बना देते हैं, मॉडिफाई करके, यानी उसके पुराने वाले बग को फिक्स करके। अब बना दिए तो उसका CSD-XD वर्जन भी चेंज हो गया। तो इसलिए इन चीज़ों को ध्यान में रखना। तो वहाँ पर अगर उसने राइट प्रोटेक्टेड एरिया दिखा दिया, यानी रोम 2 राइट प्रोटेक्टेड, रोम 3 राइट प्रोटेक्टेड, यानी इनको राइट नहीं कर सकते हैं दोबारा से, तो तब अपन OTP रीजन वाले सेक्शन को ऑन करते हैं, उसमें से उस फाइल को कंप्लीट रीड करके रख लेते हैं और ब्लैंक वाली इमएमसी पे उस पार्टीशन को राइट कर देते हैं। तो उस पार्टीशन के अंदर अपन छेड़खानी नहीं कर सकते हैं, कम ज्यादा की उसको रीड और राइट करवा सकते हैं।
अब आगे जो अब चलिए, अब एडवांस वाला टैब क्लिक हो चुका है। अब एक बात, जो एंड्रॉइड FRP क्लियर है, आई रिपीट, एंड्रॉइड क्लियर FRP है, इसमें आप वाया EDL के भी निकाल सकते हो, ISP के भी निकाल सकते हो, और चिप ऑफ के भी निकाल सकते हो। यहीं पे हाँ सर, यहीं से क्लिक करके देखिए इसको एक बार। हाँ, यस कीजिए। चलिए, आपको यहाँ MMC लगा नहीं, वरना यहाँ से ये निकाल लेगा इसको। नहीं पर यूएसबी से सर, यूएसबी का ऑप्शन तो यहाँ पे ये नहीं रहा। यहाँ पर USB का ऑप्शन नहीं देगा, वो अलग से जो फंक्शन है वो यहाँ पर देगा। कारण ये आपको, सॉरी 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 सॉरी, क्लासिक सूट खुला हुआ है। क्लासिक सूट में MMC वाले ऑप्शन पे आपको UFS का, सॉरी, USB का ऑप्शन नहीं देगा, वो प्लस में देता है। वही 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 कंफ्यूज हुआ ना सर, आपने बोला ईजीएल में निकाल देगा। वो सर प्लस पे ज्यादा काम करते हैं, इसको कोई खोलता भी नहीं है जल्दी से। अब इसके नीचे वाला है क्लियर पिन GST। ये GST मोदी वाला GST नहीं है। ठीक है, यानी यहाँ पर GST का मतलब होता है ग्रेचर की, जो आपके सोनी के फोनों के अंदर आती थी। ठीक है, तो ये क्लियर पिन GST और पास का मतलब पासवर्ड, तो ये आपके एंड्रॉइड 6 तक के वर्जन का निकाल देगा विदाउट डाटा लॉस के। ठीक है, दूसरा इसमें दिया हुआ है एंड्रॉइड FDE, फुल डिस्क इंक्रिप्शन इंफॉर्मेशन। अगर यहाँ पर ये नॉन इनक्रिप्टेड दिखाए तो मतलब आपके फोन का डाटा बैकअप हो सकता है। अगर ये क्रिप्टेड दिखा दे तो बाय बाय टाटा, सी यू, नहीं निकलेगा। फिर इसके बाद नीचे नीचे वाला ऑप्शन इसमें आता है फॉर्मेट यूजर डेटा। सबको मालूम है, मेरे से अच्छा मालूम है, सब कुछ पाटिया साहब। अब इसमें से अपन दो चीज छोड़ देंगे, डंप MMC FW, अपडेट MMC FW। ठीक है, इन दोनों चीजों को लास्ट में डिस्कशन करते हैं अगली किसी क्लास में, जब MMC की FFU के अपडेट के बारे में बात करेंगे। अब इसके बाद आता है पेज सिस्टम UI। ये सिर्फ आपके एंड्रॉइड 6 तक या 7 तक के ही Xiaomi के फोनों में वर्क करेगा। ये सिस्टम के पेज करवाता है, मतलब आपने अगर आपका मॉडिफाई फाइवर बनाया हुआ है तो, मॉडिफाई फाइवर का मतलब ये है कि आपने मैक फाइल को एडिट करके बना लिया हो, तो ये पेज सिस्टम MUI तब काम करेगा। ये आपके फोन सिस्टम हैज बीन डिस्ट्रॉय दिखा रहा है, या उस फोन को रीस्टार्टिंग के लोगो पे लेके आ रहा है, यानी सेकंड लोगो स्क्रॉलिंग के बाद, तब आप इस बटन को यूज करोगे। कोई काम का तो है नहीं ज्यादा ये, जिस फोन पे भी करो, 10 फोन पे करोगे तो 2 ही फोन को या 3 फोन को ओके करेगा, क्योंकि अब इन लोगों ने इस पे काम नहीं किया। कारण MI वाले कंपनी ने ही बग फिक्स कर दिया अपना सिस्टम हैज बीन डिस्ट्रॉय का। वेब यूजर डेटा, तो पाटिया साहब पत्ता साफ है, यानी ये कंप्लीट आपके फोन को फॉर्मेट मारेगा। रीसेट ओप्पो मतलब आपके फोन का पैटर्न हटा देगा, और आपका गैलरी का सारा डेटा सेफ रहेगा, जबकि आपकी थर्ड पार्टी एप्स का सारा डेटा चला जाएगा। यानी फोन पे गूगल पे ये नहीं मिलेगा, व्हाट्सएप भी नहीं मिलेगा, यहाँ पे फेसबुक भी नहीं मिलेगा। यहाँ पे जो रीसेट ओप्पो है, तो यहाँ पर वीवो भी यहीं से करना है ना? वीवो भी यहीं से करना है सर। फिर और आ मीडिया जाते हैं टेक के कस्टम। लिए
सकते हैं, मीडियाटेक के लिए फॉर्मर यूजर यूज कर सकते हैं। नहीं, अगर आपका फोन ओप्पो और वीवो का है, नहीं, ओप्पो मैं वीवो सब लोगों को हाँ एक रिक्वायरमेंट ये देता हूँ कि अगर आपका फोन ओप्पो वीवो का है तो कभी भी फॉर्मेट यूजर डेटा क्लिक मत कीजिए। अगर आपका फोन अदर कंपनी का है तब आप फॉर्मेट यूजर डेटा कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा, क्योंकि इन फोनों का बाकी और फोनों का यूजर डेटा में ही सिक्योरिटी पिन पैटर्न पासवर्ड सब कुछ लगा हुआ होता है, तो वहां से वो यूजर डेटा को फॉर्मेट कर देगा, तो कोई एरर नहीं दिखाएगा। अब आते हैं कस्टम ऑपरेशन, जहाँ पर वो चाबी पाने का निशान बना हुआ है ना, हम्म, हाँ इसको नो दबा दीजिए सर। अब इसके बगल में देखिए यूनिवर्सल रिपेयर CSD XD, इसको हम्म, क्लिक करने के बाद कस्टम ऑप्शन को दबा देंगे तो जटैक ऑटोमेटिकली उस पेज को करवाएगा, यानी जो उसका CSD XD वर्जन है। यूनिवर्सल फैक्ट्री फॉर्मेट मतलब पार्ट या साफ आपकी MMC फॉर्मेट कर देगा। ये इसका स्मार्ट रिपोर्ट यानी इसका हेल्थ रिपोर्ट चेक कर लेगा। ये सैमसंग की पुराने वाली जो डब्बे वाली MMC आती थी ना, जिनको जटैक पिन आउट मार के यानी 8 पिन आउट मारते थे फिर रिपेयर करते थे, ये उसके लिए है। यानी आपका 4 पॉइंट से नीचे वाला वर्जन 3 पॉइंट 3.7 और 4 पॉइंट तक की MMCO के लिए ये यूज होगा। यानी पुराने वाले डब्बे फोन जैसे 6600 हो गया, इन वाले फोनों के लिए ये चीज काम में ली जाएगी। जस्ट नीचे है सैमसंग मूवी फॉर्मेट एंड रीसेट, जो मैंने पहले बताया था, ये सिर्फ आपके रोम 2 रोम 3 को उड़ाएगा, बाकी रोम 1 को ये टच भी नहीं करेगा। फिर MMC मूवी नैन फैक्ट्री रीसेट, ये भी आपके रोम 2 रोम 3 को उड़ाएगा, रोम 1 को टच भी नहीं करेगा। रोम 1 आपको मैन्युअली ही एरेज करना होता है क्लासिक सूट के अंदर। फिर बाकी का तो रिमूव सारा राइट वही प्रोटेक्शन, MMC पासवर्ड। हाँ ये आपकी सर, MMC की राइट प्रोटेक्शन। यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि सारे MMC पासवर्ड को तो ये रिमूव भी नहीं कर पाता। ये सिर्फ सैमसंग की MMC का रिमूव करेगा, बाकी किसी का नहीं करेगा। हाँ हाँ सर, सैमसंग का ही बोल रहा हूँ। सैमसंग में भी बहुत सारे ऐसे हैं जो प्रोटेक्शन पासवर्ड प्रोटेक्टेड दिखाते हैं, पर यहाँ से रिमूव करने के बाद डन दिखा देता है, फिर भी वो रहता ही है। हाँ वो रहता है, ये बात मैं मानता हूँ। तब अगर वो रहता है तो एक काम करो, उसका FFU अपडेट कर दो ना, खत्म। पर प्रॉब्लम वहां पर ये हो जाएगी कि ओप्पो वीवो का फोन है, तो फिर इंजीनियरिंग कहाँ से आएगी। हाँ तो ओप्पो वीवो के आपको FF वो राइट प्रोटेक्शन हटाना ही क्यों है? नहीं, अगर कभी उसको प्रोग्राम करना हो या 90% कंज्यूम में हो, तो एक वैसा होता नहीं है, पर एक बाई चांस आ ही जाए कोई MMC जो सैमसंग की हो, पासवर्ड प्रोटेक्टेड हो, जबकि अभी तक कभी आई भी नहीं है। एक क्वेश्चन है जो छोड़ दिया। चलिए आपके क्वेश्चन में ही दो और क्वेश्चन है। फर्स्ट, सैमसंग का MMC अगर राइट प्रोटेक्शन में आता है और वो बैड हेल्थ हो गया तो उसका राइट प्रोटेक्शन हटाने से उसका बैड हेल्थ नहीं जाएगा। ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरी बात, अगर नहीं उसके राइट नहीं प्रोटेक्शन नहीं, को बैड हटाने हेल्थ नहीं, जाएंगे, बैड हेल्थ नहीं, डेड बूट रिपेयर करना हो तो। सर तब अपने को राइट प्रोटेक्शन हटाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। लेकिन वो फैक्ट्री रीसेट भी तो नहीं होगा ना फिर, अगर प्रोटेक्शन लगा हुआ है। हो जाएगा, करके देखिए। जो अभी बताया था, आपके रोम 2 और रोम 3 को उड़ाने का काम वो करता है, और रोम 3 रोम 2 को वो उड़ा देगा।
फिर मैनुअली रोम 1 को एरेज कर देना है, यानी वो 64 जीबी का 64, 8 जीबी का तो 8 जीबी सिलेक्ट करके उसको एरेज करना है। एरेज करने के बाद उसके अंदर के सारे पार्टीशन खत्म हो गए जो भी उसके अंदर बैड पार्टीशन थे। ठीक है, तो कंप्लीटली वो नहीं इरेज होते जब करने तक। के लिए वो इरेज करने के लिए हमको यहाँ पर कहाँ से ऑप्शन आएगा? वो जहां से अपन यहाँ ने रीड किया था ना, एडवांस प्लेसर में हाँ, यही। यानी वहीं पर अपने को एडवांस प्लेसर में नहीं, जहां पर इमएमसी को अपन ने रीड किया था, राइट किया था, उसके नीचे एरेज इमएमसी कार्ड लिखा हुआ था। ये लिखा हुआ है ना? हाँ जी, इस वाले ऑप्शन को क्लिक करना है और यहाँ और जो पर आपका रोम लाइटिंग, हाँ लाइटिंग सिलेक्ट करना है। यानी आपका 64 जीबी है, 32 जीबी है, वो लाइटिंग सिलेक्ट कर लोगे। लाइटिंग सिलेक्ट करने के बाद उसको एरेज का बटन दबा दोगे तो उसको उस पार्टीशन के हिसाब से, यानी वो 64 जीबी है तो वो 64 के 64 जीबी के सारे पार्टीशनों को एरेज करेगा 1 बाय 1 करके। थैंक यू। ये सिर्फ सैमसंग की इमेंसियों के साथ होता है, क्योंकि सैमसंग की इमेंसिया का वो, ऐसे मान लीजिए कि ये इमेंसिया रिपेयरेबल है। जो आपने अभी थोड़ी देर पहले पूछा था ना 0x7, वो पार्टीशन उनका होता है वैसे तो, कि वो अलग से दिखाता है उस पार्टीशन को। जब लॉग को रीड करेंगे तब मैं आपको उसको और क्लियर करवाता हूँ। यूएफआई में 0x07 दिखाता है ना वो? हाँ, दोनों का लाइटिंग का सिस्टम सेम है, कनेक्टिविटी का सिस्टम सेम है वैसे, क्योंकि वो प्रोग्रामिंग की कोडिंग की लैंग्वेज को चेंज नहीं कर सकते हैं, सिर्फ नाम चेंज कर सकते हैं। हाँ, तो वो यूएफआई थोड़ा बहुत यूज किया है तो उसकी लॉग को थोड़ा बहुत पढ़ लेता हूँ, ज्यादा नहीं। EasyJetX तो कभी किया बिल्कुल ही नहीं। सर, मैं ये कहता हूँ कि जिस बंदे ने एक बार जेटैक को अच्छे से सीख लिया ना, उसके लिए ठीक सारी तो रहा चीजें हूँ सर, आसान है। सवाल तो पूछ रहा हूँ। बड़े से बेहुदू वाले सवाल है वो अलग बात है, इग्नोर कर देना पर बताते रहो। नहीं सर, बिल्कुल देखिए क्वेश्चन जब, एक मिनट दीजिए। ओके सर। बाकी सब लोग सो गए क्या? जी, नहीं सर, जग रहे हैं। चल रहा है सर। आज EasyJetX के एक एक टाइप की क्लास ले लो। नहीं, वो मेरे ख्याल से इन्हीं को एडवांस लेवल का क्लास चाहिए था। नहीं सर, मुझे चाहिए था EasyJetX का क्लास, क्योंकि बहुत खरीद के रखा हूँ, कभी यूज किया नहीं हूँ। इसीलिए तो मैं आपके पीछे पड़ा था 4 दिन से। अरे नहीं सर, टेंशन मत लीजिए, थोड़ा शादी वाला ये मैटर चला हुआ है। और एक मेरा ही दिन में मैं EasyJetX आपको करो। अगर पोस्ट मेरा कार्ड देने वाला EasyJetX हूँ, क्लियर, सिस्टर का शादी है। EasyJetX आज की रात में क्लियर हो जाएगा, नहीं कल मैं आपकी शादी करवाऊंगा दूसरी। और आज के समय में सबसे बड़ी सजा वही है। नहीं, आज तो देखिए क्लियर नहीं हो पाएगा, एक दिन में कोई चीज क्लियर खुली होती है। धमकी, खुली धमकी। अरे नहीं, धमकी है, तुम क्यों धमकी दे सकता हूँ क्या मेरे से? आपने बोला ना, उस तरह से धमकी ही मानते हो तो। नहीं, नहीं, वो तो उनके दिल की बात करी मैंने, धमकी थोड़ा नहीं। ऐसे शब्दों को मत समझो, शब्दों की भावनाओं को समझो। ओके ओके सर। चलिए सर, यहाँ पर SD टूल पे आ जाते हैं अब। एक मिनट, एक मिनट सर। ये हैक हाँ, उसको बारे में आपको बताता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि आजकल यूट्यूब पे काफी वीडियो पॉपुलर है। ये हैक्स की का जो मतलब दिया हुआ है ना, कुछ दिनों में आपको सैमसंग, सॉरी
क्वालकॉम हैंडसेट की भी मिल जाएगी, और जो आपका ओप्पो वीवो के फोन जो डेड हो रहे हैं ना FFU अपडेट के बाद, उनका प्रॉब्लम सॉल्व। अभी सिर्फ MTK का प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है, वो भी कंप्लीटली नहीं हुआ है। ठीक है, एक मार्केट में नया टूल आया है, कोई MI फिक्स टूल नाम से। अब कौन सा सर? हेक्स की का, चलिए RPMB एक्सेस की, यानी RPMB का जो की डिजाइन होता है ना, जी वो जी। 32 कम आ रहा था। आवाज कम आ रहा है। हाँ, अभी आया। अरे सर, इतनी रात को इतनी तेज चिल्लाऊंगा तो घर वाले मारेंगे। जो आपके, रुकिए रुकिए रुकिए, मेरे ख्याल से मैंने कस्टम वाले में आपको 2 चीजें नहीं बताई हैं। एक तो CID एडिटर, नीचे नीचे आइए, नीचे MC से CID, ये दोनों ऑप्शन इसमें से बहुत सी बारी वर्क नहीं करते हैं, ये अंडर प्रोग्रेस है। CID वाले को क्लिक करोगे, चेक करके देखिए। Make sure you will not watch यस कीजिए। continue to your software. Running Samsung CID 5 कनेक्टेड ही नहीं है तो ऐसे ही रहेगा सर। हाँ सॉरी, ये तो कोई कनेक्टेड नहीं है। अगर ये कनेक्टेड होता तो ये यहाँ पर एरर दिखा देगा, ये CID को अच्छे से मैच नहीं करवा पा रहा है, और CSD XD वर्जन को भी ये मैच नहीं करवाता है, क्योंकि ये अंडर प्रोसेस है दोनों। तो इसके नीचे SanDisk की MMC का जो दिया हुआ है स्मार्ट रिपोर्ट चेक करने का, अगली अपडेट में आपको माइक्रोन का MMC का भी मिलेगा। ठीक है सर। अब आते हैं RPMB एक्सेस की 32 हैक्स, चेयर लिखा हुआ है वो चार्ट है। अब आपका जो RPMB का की डिजाइन होता है वो 32 डिजिट में डिजाइन होता है, यानी 32 नंबर उसके अंदर होंगे। ठीक है, अगर वो आपको की कहीं से मिल जाती है, कहीं से भी मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि सिर्फ MTK का की ही एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं फिलहाल। उसका RPM भी रीड करके अगर उसको एक एडिटर पे ओपन करे तो नहीं होगा, मैं और ट्राई कर लैंग्वेज चुका हूँ सर। ये मैं 3 महीने पहले ही ट्राई करके आराम से परेशान होके Vivo काम ही Y91 नहीं में। करता, नहीं तो मैं भी किया होता, लेकिन यह है कि वो अभी आपने बोला ना तो रीड करके तुरंत दिमाग में आया कि हो सकता है एडिटर पे शो करे, लेकिन शो भी करेगा तो कौन उसकी कोडिंग अलग हो, समझ में ही ना आए। और कोडिंग वाले एक्सेस में शो करेगा, उसको डिक्रिप्ट करेंगे, फिर लास्ट में पता चलता है कि वो की तो मैच ही नहीं की। मगर MTK में ये की आपको मिल जाती है आइडेंटिफिकेशन के टाइम पे, जब रीड RPM भी करते हैं। ठीक है, ओके। अब इसका फायदा क्या होगा, जैसे ही आपने किसी MTK हैंडसेट का MMC चेंज कर दिया, ठीक है, वो हैंडसेट ऑन नहीं हो रहा है, सिर्फ वाइब्रेट मार रहा है, वाइब्रेट मार रहा है, ऑन नहीं हो रहा है, कारण उसको RPMB का की नहीं मिला। अगर आपने USB के थ्रू उसका RPMB की रीड किया हुआ है और उसकी लाइटिंग को रीड किया हुआ है, यानी उसके नंबर को, तो करेंगे क्या, यहाँ पर RPMB की डालेंगे, ठीक है, हेक्स की जगह, और जो आपने की रीड की थी उस की को टैग को कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करेंगे, और प्रोग्राम न्यू की डाल देंगे। जैसे ही न्यू की डाल देते हैं तो उसके RPMB के सेक्शन में वो पुराने वाला की को स्टोर करवा देता है। तो CPU को वो क्या दिखाएगा कि हाँ, ये तेरा ही MMC है जो ये की के साथ ऑन है, तो फोन उसको कंप्लीट ऑन कर लेगा। वो फोन अपडेट करो, कुछ भी करो, वो बंद नहीं होगा। यहाँ तक कंपनी भी बेवकूफ बनेगी। मतलब अभी ओप्पो वीवो में भी मीडियाटेक में ये प्रोसेस कर सकते हैं? 100% कर सकते हैं RPMB की को रीड करके। ओके, कल मैं अनलॉक टूल में रिचार्ज खत्म हो गया, फिर से करवा के एक बार RPM भी रीड करता हूँ, देखता हूँ वहाँ दिखाता है क्या। वो नहीं, आपने वहां चेक पर किया ना? लाइट, नहीं नहीं नहीं, सुनिए,
कोई एक नया टूल मार्केट में आएगा, इजी अटैक वालों का ही है, मगर वो उन्होंने दूसरी टूल को बेच के वो बना रहे हैं, यानी बीएसटी वाली जो टीम है ना, उस टीम ने एक नया सॉफ्टवेयर डिजाइन किया है जो आपकी आरपीएमबी की को भी साथ में शो करेगा और आरपीएमबी को रीड भी करवाएगा। अनलॉक टूल ये क्या करते हैं, ये आपकी आरपीएमबी को रीड करवा देते हैं। अब मैटर समझिए। चलिए आज अनलॉक आपने टूल की खुशखबरी देता हूँ। एक अपडेट आ गई है, उसमें ओप्पो के कॉलकॉम फोन की अपडेट आ गई है, रियलमी के कॉलकॉम फोन के अनलॉक के अपडेट आ गए, कई सारे 7-8 मॉडल के। क्या बात कर रहे हो, ये साला इतना हाँ, जल्दी कैसे आ गया? इन्होंने 1 तारीख को वादा किया था। आ गया है, 6-7 मॉडल के आ गए, रियलमी के कई मॉडलों के आ गए। अरे सर, ये क्वालकॉम का तो इन्होंने एक फर्स्ट को वादा किया था। अरे जब भी किया हो सर, पर आ गया है कॉलकॉम का। अरे ये भी उन्होंने चीटिंग आपसे करते हैं वादा सब किया लोग। तो आपसे थोड़ा। ओप्पो एंड रियलमी, ओप्पो रेनो 4G, रेनो 5G, रेनो 6G, ओप्पो A77, A77T, CPS 1715, रियलमी 6 प्रो, रियलमी 7 प्रो, रियलमी 8 प्रो, कॉलकॉम अनलॉकिंग अपडेट आ गई है। हाँ, खुशखबरी ये है कि ओप्पो के जितने भी रेनो हैं या रियलमी में जितने भी नार्जो के हैं, ये सारे के सारे अनलॉक आ जाएंगे 15 दिन के अंदर अंदर। एक ये मिनट तो कर एक मिनट एक मिनट, ऊपर दिखाइए। हवाई में किरिन सीपीयू में 998 आ गया, 989, 965, 962, पर ये होंगे उससे सर। टेस्ट तो पॉइंट। नहीं, टेस्ट पॉइंट वर्किंग नहीं करेगा इसमें, अपडेट होने के बाद इसमें वो वाली मॉडिफाई यूएसबी लगानी पड़ेगी, मॉडिफाई करके। हाँ, वो 100 ओम्स का रजिस्टर बीच में लगाना होगा। ठीक है, अभी हमारा अनलॉक टूल का क्लास नहीं है, इसका है। अभी कहाँ चले। चलिए ये ठीक है। वाला ऑप्शन बढ़िया मिला, इस पे एक्सपेरिमेंट करेंगे कभी, हाँ, भगवान इस जाने पे कब एक्सपेरिमेंट करेंगे। करने की जरूरत है। थोड़ा सा टाइम का मेरे पास भी थोड़ा कमी चला हुआ है, मगर एक नया टूल आएगा, यानी जिनके पास बीएसटी डोंगल पड़े हुए हैं, पीएसटी। फेंकना मत। बीएसटी। ये तो अभी खरीद लेते हैं, 3000 का ही तो है। बीएसटी सर 3000 का ही तो है। सर रेट मैंने भी चेक नहीं किया, बहुत दिन पहले मेरे पास पड़ा हुआ है खटारों में। मेरे पास पता नहीं कहाँ है, ढूंढना पड़ेगा, होगा तो सही। नोकिया के ले लिया ढूंढिए, था जिनके पास भी बीएसटी है उनको फ्री एक्टिवेशन मिलेगा एम एफ एक्स टूल का। यानी ये टूल आपकी मीडिया टेक के फोन की आरपीएमबी की लाइटिंग, उसका एग्जिट यूजर एरिया रीड करके आपको देगा। यानी आपने किसी इमरजेंसी पे वो राइट कर दिया तो आपका फोन वर्किंग आ जाएगा। अब आते हैं बाकी की जो टूल है फिलहाल मार्केट में रनिंग है। अब इन टूलों में होता क्या है कि जैसे आरपीएमबी यूएसबी के थ्रू रीड कर लिया, ठीक है, और मैंने उसको आरपीएमबी को इमएमसी को प्रोग्राम कर दिया, यानी उस पर डंप राइट कर दिया, फ्लैश फाइल राइट कर दी, फिर उसको मैंने फोन को लगाया और फोन को ऑन नहीं करूंगा, उसको वापस से मीडिया टेक पोर्ट पे लगा के उसका आरपीएमबी इरेज करूंगा। जो मैंने रीड किया हुआ आरपीएमबी था वो उस पर रिस्टोर करूंगा। फिर उस फोन को ऑन करूंगा, फोन ऑन हो जाएगा टेस्ट मोड डिवाइस लिख के। क्या लिख के? टेस्ट मोड डिवाइस। यानी ये टेस्टिंग मोड पे है, यानी इंजीनियरिंग मोड पे है, ठीक है। फिर आरपीएमबी को दोबारा से राइट करूंगा, राइट करने के बाद उस फोन को फ्लैश मारूंगा, फ्लैश मारने के बाद वो फोन कंप्लीटली ऑन हो जाएगा, कोई एरर नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये इसका मेथड है। मगर अगर आरपीएमबी की पहले ही मिल जाए तो अपन उसको डायरेक्टली हैक से यहाँ से अपन राइट कर सकते हैं
और उसको ऑन करवा सकते हैं। दूसरा इसमें आता है एसडी टूल। ये आपके एसडी कार्ड, ठीक है, और आपकी इमएमसी के पासवर्ड को दिल वाली बात बोलूं, जी, बोलिए ना सर। अब ये सोचिए कि आपके पास से कोई फोन रिपेयर होके गया है और आप चाहते हो कि ये दूसरे किसी टेक्नीशियन से रिपेयर ना हो। एमएमसी में जी, तो यहाँ पर पासवर्ड रीसेट यानी पासवर्ड को सेट किया जाता है, जैसे कंपनी अपने को सेट करके देती है ना, राइट प्रोटेक्शन अनेबल, तो वैसे ही अपन यहाँ पर पासवर्ड को सेट कर सकते हैं और नया पासवर्ड लगा सकते हैं। तो होगा क्या कि जिसके पास भी वो एमएमसी जाएगा वो उसके पासवर्ड को एरेज तो कर देगा, मगर वो कंप्लीटली एरेज नहीं होगा जब तक वो उसकी एमएमसी का एफएफयू अपडेट ना करें। पासवर्ड आपको पता है, आपने पासवर्ड क्या सेट किया है, क्योंकि पासवर्ड आपको लिखना है। ओके। और ये जो अपने नॉर्मल एसडी कार्ड के अंदर वो एक आता है ना, उसमें भी एसडी कार्ड भी प्रोटेक्टेड हो जाता है बहुत सारा, जैसे हम फॉर्मेट भी नहीं कर पाते, वहाँ पर एरर आता है, पेन ड्राइव भी वैसी हो जाती है, तो वो सब क्या यहाँ पर कर सकते हैं? नहीं, वो राइट एनेबल प्रोटेक्टेड हो गया है तो उसको यहाँ से अपन नहीं रिमूव कर सकते, कारण यहाँ पर उसका कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है। उसका ऑप्शन दिया गया है प्लस में। जैसे यहाँ पर ये इरेज एमएमसी पासवर्ड और सेट एमएमसी पासवर्ड, यूनिवर्सल फॉर्मेट रिपेयर। अब देखिए, पहली बात, सेट इमएमसी पासवर्ड, यानी इसको क्लिक किए तो ये आपकी इमएमसी का एक नया पासवर्ड आपको जनरेट करके देगा, या आप अपना मैनुअली कोई पासवर्ड लगा सकते हो। जैसे कि सपोज मानिए कि आपने कोई सैमसंग की इमएमसी लगाया किसी फोन में, ठीक है, आरपीएम भी क्लीन करके। आप चाहते हो कि ये फोन किसी दूसरे से रिपेयर ना हो, या वो इसको रिपेयर करने की कोशिश करे तभी वो थोड़ा परेशान हो, ठीक है। तब यहाँ पर उसका नया पासवर्ड सेट कर दिया जाता है, यानी वो उसके बूट 2 बूट 3 को राइट प्रोटेक्शन दिखा देगा कि ये इमएमसी रीड ओनली है या राइट ओनली। आप कर सकते हो, रीड ओनली कर सकते हो, किस इमएमसी को रीड नहीं कर सकते हैं, सिर्फ राइट कर सकते हैं, या रीड कर सकते हैं राइट नहीं कर सकते हैं। एरेज इमएमसी पासवर्ड, ये सिर्फ आपको कुछ सेकंड का एक धोखा देगा, 15 से 20 सेकंड। परमानेंटली इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। हाँ, जिसपे आपने क्लिक किया है ना, यूनिवर्सल फॉर्मेट रिपेयर, इसको क्लिक करने के बाद जेटैक ऑटोमेटिकली उसकी राइट प्रोटेक्शन एरिया को हटा देता है, उसके पासवर्ड इमएमसी के लॉक को हटा देगा एज ए डिफॉल्ट, परमानेंटली नहीं, एज ए डिफॉल्ट। यानी आपको 20 सेकंड का टाइम मिलेगा, आप उस एरिया को 20 सेकंड के अंदर रीड करो, राइट करो, वो आपके पास परमिशन है। 20 सेकंड के बाद वो ब्लॉक हो जाएगी फिर से, यानी रीड ओनली या राइट ओनली प्रोटेक्शन में आ जाएगी। हार्डवेयर पार्टीशन। अब हार्डवेयर पार्टीशन में सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है, जैसे मैंने पहले बताया ना, सैमसंग की इमएमसी रोम 2 रोम 3 को ही अरेंज करती हैं और उनका आरपीएमबी का सेक्शन को अलग से डिजाइन किया गया होता है। अब पहली बात, रोम 2 रोम 3 डिसेबल दिखाया हुआ है, क्लिक कीजिए। लाइटिंग शो कर रहा है, कुछ लाइटिंग शो कर रहा है, वो लाइटिंग चेक कीजिए।
यहाँ पर नहीं कर रहा। ये लाइटिंग शो कर रहा है, मतलब 4 MB 8 MB कितने का है, सही है। अब वीवो के क्वालकॉम, आराम से सुन लीजिए, वीवो के क्वालकॉम हैंडसेट आपके पास कोई भी आ जाए जिसके अंदर सैमसंग का एमएमसी लगा हुआ होता है, ठीक है। तो जब आपको कोई बोले कि RPMB को या रोम 1 को रोम 2 को 0 साइज पे सिलेक्ट करो तो डिसेबल, ठीक है। अगर आपने एमएमसी की FFU अपडेट कर दिया तो आपको उसका रोम 2 और रोम 3 कितने का सिलेक्ट करना होगा, यानी वो उसका डिफॉल्ट कितना होना चाहिए, 4 MB का। जी। तो सिलेक्ट कीजिए 4 MB एक बार। उसमें 8 भी होता है सर। हाँ, किसी वो आपको देखना होता है पुराने वाले लॉग के अंदर, किसी का 16 भी होता है, किसी का 128 भी होता है, किसी का 32 भी होता है। वो चेंजेस होते रहते हैं, वो आपको यानी आपके पुराने वाले लॉग के अंदर ना मिले या वो इमोजी ही डैमेज हो जाए तो आप दूसरे हैंडसेट का यहाँ चालू जो है उसका चेक करोगे। आरपीएमबी ब्लॉक 16 MB का 8 MB या 16 MB में होता है ज्यादातर। हाँ, ये 16 MB आखिरी है। अगर आपको कोई बोले कि RPMB MB की साइज 0 रखना है तो डिसेबल कर देना है फिर। बिल्कुल, अब इतना करने के बाद आपका एमएमसी ब्लैंक है, नहीं ऊपर वाले रोम 2 रोम 3 को चेंज कीजिए। हाँ डिसेबल है या क्या करूँ? 4 MB सर, ठीक है। अब ये सुनिए, आपका रोम 2 रोम 3 सैमसंग की एमएमसी के अंदर, सैमसंग के फोन के अंदर जो भी एमएमसी लगी हुई है, सैमसंग की लगी हुई है किसी की भी जिसका FFU आपको अपडेट मिल गया है, आपने RPMB क्लीन कर दिया यानी 0 पे उसको सेट कर दिया, ठीक है। अपने को जो FFU अभी मिला हुआ है ये कंप्लीट इंजीनियरिंग FFU नहीं है, ये नॉर्मल FFU है। ऐसे वाला जैसे आपके पास कोई फोन आया है, आपने उसका फाइवर रीड कर लिया, दूसरे फोन पे चढ़ा दिया, ठीक है। ये जी। ऐसे वाला अपने को फाइवर मिला हुआ है। अब एक फाइवर आता है कंपनी का, कंपनी वाला फाइवर अलग हो गया और आपने जो फोन से रीड किया हुआ फाइवर था वो अलग हो गया। ऐसे ही यहाँ पर ENG FFU जो आता है यानी इंजीनियरिंग फील्ड फाइवर अपडेट, वो अलग आता है। और आपके जो आपने रीड किया हुआ है और राइट कर रहे हो वो अलग आता है। जो आपने रीड और राइट कर रहे हो यानी पहले आपने रीड किया उसी को राइट कर रहे हो, तो वो क्या करता है उसका CSD XD वर्जन भी कंप्लीटली रीड करके उस एमएमसी पे लगा देता है। तो वो ऑटोमेटिकली उसके बूट 1 बूट 2 बूट 3 और RPMB और उसके बाकी सारे सेक्शन को ऑटोमेटिकली डिजाइन कर देती है, ठीक है। अगर इंजीनियरिंग फाइवर यानी कंपनी वाला जो FFU आपको मिल गया तो वो क्या करता है आपकी एमएमसी को 0 0 0 0 कर देता है, यानी RPMB भी 0 कर देगा, रोम 1 भी 0 कर देगा, रोम 2 भी 0 कर देगा, रोम 3 भी 0 कर देगा। तब वहां पर मैनुअली उसको राइट किया जाता है, यानी आपका रोम 2 रोम 3 कितना था, 4 MB। RPMB को अभी ब्लॉक करना है क्योंकि अपन ने एमएमसी चेंज कर दिया है, तो इसको डिसेबल रखेंगे। अगर आपके पास RPMB का की है या उसको रीड आपने कर लिया तब RPMB को भी 4 MB पे सेट करेंगे, अदरवाइज उसको डिसेबल रखेंगे, अच्छा, ठीक है। फिर राइट टू समझा रहा हूँ नहीं? CSD, हाँ, माइक म्यूट सर आप लगा मेरे दे से बात दीजिए। कर रहे हो या? हाँ बोलिए तो सर, वो माइक खुला रह गया था अभी तक। चलिए हाँ सर, सर खुला हो गया तुम्हें, सॉरी तो डिस्टर्ब। यू वेलकम सर। तो अगर आपके पास RPMB का की
आपने रीड कर लिया हो, जैसे 4 पॉइंट की जितनी भी इमेंसिया थी उनका आरपीएम भी रीड हो जाता था। ठीक है, तो आरपीएम भी रीड हो गया तो आरपीएम भी को राइट भी करना होता था। तो ये फंक्शन उसके लिए है। अगर आपका रोम 2 रोम 3 4 MB का है तो आप 4 MB सिलेक्ट करोगे, 128 KB का है तो 128 KB सिलेक्ट करोगे, आरपीएम भी कितने का है वो उतना सिलेक्ट करोगे। अब वो रियलमी के सॉरी वीवो के जितने भी हैंडसेट्स हैं क्वालकॉम के अंदर, आप उनका एमएमसी चेंज कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। थोड़ा सा मॉडिफिकेशन ये करना होता है। अब आपने एफएफयू तो क्लीन कर दिया, आरपीएम भी क्लीन हो गया, आरपीएम भी का की भी आपके पास नहीं है अभी फिलहाल प्रेजेंट में, इस बात को मान के चलते हैं। करना क्या होगा, आपको रोम 2 रोम 3 4 MB सिलेक्ट करना होगा, आरपीएम भी ब्लॉक साइज को 0 यानी डिसेबल, ये कोई भी वैल्यू एक्सेस नहीं करना चाहिए, ये पार्टीशन मेरी इमेंसी के अंदर है ही नहीं, ये शो करना चाहिए, तो उसको डिसेबल, फिर राइट टू एग्जिट CSD पे क्लिक करना है। तो ये आपके फोन के अंदर इसको वाया डिफॉल्ट राइट करवा देगा आपकी इमेंसी के ऊपर। मतलब ये इमेंसी को ये ये दिखाएगा हमें कि इसके अंदर आरपीएम भी क्लीन करने के बाद का प्रोसेस है ये। हाँ, वो फोन के अकॉर्डिंग है सर, आपका पास फोन कौन से वर्जन का है, उसका CSD XG वर्जन कौन सा है, उसके अकॉर्डिंग ये काम करता है। ये मैंने बताया था इसलिए कि वीवो के काफी यानी 91 93 इन वाले फोनों में प्रॉब्लम आ रही है इम्यूनिटी चेंज किए वक्त, Y53, कारण वो आरपीएमबी को एक्सेस करते हैं। जब आरपीएमबी का पार्टीशन ही नहीं रहेगा तो एक्सेस किसको करेंगे। अब यहाँ पर देखिए मैंने बहुत सी बारी ग्रुप में बोला है सेट आरपीएमबी 0 साइज, कहते हैं कि नहीं सर हमने तो एफएफयू अपडेट कर दिया। अरे एफएफयू अपडेट किया है बाय डिफॉल्ट, आपने उसकी आरपीएमबी की साइज को 0 नहीं किया है। ये आपकी इमेंसी चेंज के वक्त बहुत सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। आरपीएमबी को 0 साइज सेट करना जब कोई बोले तो इसका मतलब ये होगा उसको डिसेबल दिखाना है कि ये पार्टीशन इस इमेंसी के अंदर है ही नहीं, है ही नहीं, तो क्या करेगा रिटर्न कोड मार देगा कि ये पार्टीशन है ही नहीं, तो आपका फोन वर्किंग आ जाएगा। कब, जब आपका फोन एमटीके है। क्वालकॉम पे अब तक ये ज्यादा सक्सेस नहीं रहा है। अगर आप लोग काम करोगे तो हो सकता है हमको भी कुछ रिपोर्ट मिले। मेरे से तो ये तो हो गया उम्मीद इसका रखना, मैं सिर्फ सीखता हूँ बस खाली। सॉरी। हाँ, अब मजे ले रहे हो मैं अंकित सिर्फ सर। नहीं सर, मैं सिर्फ सीखता हूँ, काम कहाँ करता हूँ। अब चलिए वार्निंग, ऑल इमेंसी डेटा एंड इंक्लूड्स CSDXT एंड बूट एरिया विल बी लॉस्ट। ये आपका काम आता है बैड हेल्थ रिपेयर करने के लिए, आपकी इमेंसी की बैड सेक्टर को निकालने के लिए। ये वन टाइम प्रोग्रामेबल, जैसे यूएफआई में नहीं करते GP1 GP2 और जी बूट जी। 1 बूट 2, सेम काम वही है, कोई ज्यादा फर्क नहीं है। बस इसमें फर्क क्या है, GP1 साइज 0 डिसेबल रहेगा, यानी 4 तक के आपके डिसेबल रहेंगे। ENH क्लिक रहेगा, WRL GP1 क्लिक रहेगा, ये बाकी 8 की 8 क्लिक रहेंगी। ठीक है, जी। फिर इसके बाद आता है एक और ऊपर SET राइट REL यूजर, यानी रीसेट राइट प्रोटेक्शन यूजर एरिया। ठीक है, इसको टिक करेंगे यानी 4 4 दूनी 8 1 9। फिर कॉन्फर्मेशन, इसमें आके बड़े कैपिटल में लिखना है कंफर्म सेटिंग स्किप OTP, इसको क्लिक करना है। तो ये आपकी
कंफर्म बड़े वाले अक्षरों में लिखना है सर, बड़े वालों में। आई कम है क्या नहीं है सर? सर, आई कम है, वो किस जगह आई आएगा। हाँ, टेस्ट सेटिंग स्किप ओटीपी यहाँ पर करना है। अगर आपका फोन फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन के लॉक के टाइम पे आपका CSD XD वर्जन रीड करवा देता है तो राइट टू CSD XD वर्जन भी अपन कर सकते हैं। तो यहीं पे क्लिक कर देना है बस। हाँ, तो यहाँ से ये इसका बैड हेल्थ निकाल देगा। CMD डाउनलोड एरर मतलब फोन कनेक्टेड नहीं है, ज्यादातर इसके लिए एरर देता है। नहीं, उससे पहले आपको ऊपर वाली देखिए 2 चीजों की और इम्पोर्टेंस ध्यान में रखना होता है कि आपका कौन सा लाइन कनेक्टेड नहीं है। CLK आपने कितने पे सेट किया था? ISP में तो डिफॉल्ट ही रहेगा ना सर, आपने बोला तो default। नहीं, CLK आपने कितने पे सेट किया था? 24 मेगाहर्ट यानी 24,000 हो गए। यहाँ पर आपको CLK कितना दिखा रहा है? 24,000 दिखा रहा बॉक्स का ऑपरेटिंग वोल्टेज 1800। ठीक है, यानी बॉक्स इतना वोल्टेज दे रहा है। CMD एक्टिव 1840। और CMD पुल अप 1867 मिली वोल्ट। अब ये बताइए कि इनमें से कम कौन सा है? तो ये 1800 लेवल। यानी CMD को वोल्टेज कितना चाहिए? 1800 सर बाई वो तो 1.5 वोल्ट। बॉक्स का है। नहीं, ये तो बॉक्स का है। 24,000 ये CLK हो गया, 1800 ये बॉक्स का। अब CMD को एक्टिव वोल्टेज यानी उसको प्रेजेंट में वोल्टेज कितना मिला है? 1840। CMD पुल अप लेवल यानी उसको इतने वोल्टेज पे काम करना चाहिए, वो कितना था? 1867 है तो मतलब 1876। 1876 और यहाँ पर इसको मिला 1840। हाँ, तो एरर कहाँ पर हुआ? वोल्टेज की लाइन। यानी आपकी CMD लाइन कनेक्टेड नहीं है अच्छे से। अगर यहाँ पर ये दोनों वोल्टेज को सेम दिखाता है, फिर CMD टाइम आउट का एरर देता है। CMD टाइम आउट RCV एरर, इसका मतलब हो गया आपका डेटा लाइन सही से कनेक्टेड नहीं है। RCV और वो एक CRC एरर भी तो आता है इसमें डिटेक्ट में। हाँ सर, वो CRC, VRC और CRC एरर, ये तीनों चीज का एरर आपकी डेटा लाइन से आते हैं जबकि आपकी डेटा लाइन कनेक्टेड ना हो। अब देखिए, इसने CLK का रेट दिखा दिया। CLK कितने पे आपने सेट किया था? 24,000 पे। ठीक है, इसने CLK का रेट दिखाया, हाँ 24,000 पे वर्किंग है। बॉक्स का जो वैल्यू था 1800 का देने का, 1800 बॉक्स दिया है। CMD पुल आउट यानी CMD को इतने पे वर्क करना चाहिए था धक्का मार के। पुल आउट का मतलब होता है धक्का मारना या फोर्सली उस चीज को लेके जाना। कितना था? 1867 यानी 1870 मान लेते हैं। मिला कितना? 1840। तो 30 तो बीच में गायब हो गए ना।
उस और चीज यहाँ का तो फिर एरर क्या था? कनेक्टेड ही नहीं, कैसा? यहाँ पर तो अभी ISP या MMC एडेप्टेबिलिटी कनेक्टेड नहीं है, अब ये एरर आया है। सर पहली बात, आइस कनेक्टेड है कि नहीं है, ठीक है। CLK का रेट कितना जाना चाहिए था, उतना मिला, जी, यानी CLK को 24,000 पास करना चाहिए था, CLK ने 24,000 पास किया, ये मान लेते हैं। CMD को 1870 पास करने थे, उसको 1840 ही रिटर्न में मिले हैं। तो CMD टाइम आउट का मतलब क्या होगा कि आपका CMD का लाइन, वो डाटा का लाइन कनेक्टेड नहीं है, जिसके कारण वो CMD टाइम आउट एरर दे रहा है। अभी आगे बढ़े सर। चलिए, OTP का तो ये तो यूज कर नहीं जाता, इसमें थोड़ा बहुत पता था, तो ये बताइए। चलिए OTP का देखिए, मैं सबसे अच्छा ये बताता हूँ कि पुरानी वाली जितनी भी MMC आती थी वो राइट प्रोटेक्टेड ब्लॉक एरिया आती थी, ठीक है। उस टाइम पे उस राइट प्रोटेक्टेड एरिया को एक्सेस करने के लिए इस ऑप्शन को यूज किया जाता था कि जैसे कि उस टाइम पे जो MMC आती थी सैमसंग की, ठीक है, उनमें राइट प्रोटेक्टेड एरिया ब्लॉक रोम 2 रोम 3 कर दिया जाता था। तो अगर उनका वो राइट प्रोटेक्टेड एरिया रीड कर ले, यानी उसको ट्रस्ट जोन भी बोला जाता है, PG जोन भी बोला जाता है, ट्रस्ट फाइबर जोन भी बोला जाता है, कारण कि मोटो के हैंडसेट्स पुराने वाले हैं, G4 प्लस, E4 प्लस, ये बहुत से हैंडसेट्स हैं। इनमें होता क्या था कि जैसे अपने MMC की बैड हेल्थ रिपेयर कर दी और वापस से फोन अपना हैंग ऑन लोगो रहता था, फ्लैश करो कुछ भी करो फिर भी हैंग ऑन लोगो। तब वहां पर उसका राइट प्रोटेक्टेड एरिया था, उसको अपन ने रीड नहीं किया, यानी उस प्रोटेक्टेड एरिया में अपन कोई चीज राइट नहीं कर सकते मगर रीड कर सकते हैं। अब मैंने रीड कर लिया, MMC के TP पॉइंट को शॉर्ट कराया, उसका RPM भी क्लीन करके उसका बूट साइज सेट किया, सब कुछ सेट किया, और जो डंप मैंने रीड की थी वो डंप राइट कर दिया, फिर फोन ऑन नहीं हुआ। अब वहां पर क्या होता था, उसका जो राइट प्रोटेक्टेड एरिया था, जो लॉग में आपको दिखाएगा कि आपका ये राइट प्रोटेक्टेड एरिया है, उस एरिया को वहां से रीड करके यहाँ पर राइट किया जाता है, यानी यहीं से रीड करेंगे, यहीं पर राइट करेंगे दोबारा आके, तब आपका फोन ट्रस्ट जोन एक्टिवेट हो जाएगा, यानी उस बोर्ड की फाइबर के साथ आपका CPU MMC वर्किंग आ जाएगा और वो आपके फोन को वर्क करवा देगा, अदरवाइज वो नहीं करवाएगा। तो प्रेजेंट में इसका तो कोई वैल्यू ही नहीं है। आईफोन के लिए कोई काम नहीं है, ये जीपे नहीं क्या सर, है। ये आईफोन का रिपेयर करता है। हाँ तो मैं तो आईफोन छूता भी नहीं कभी। इसका नैंद वाला जीपे सिस्टम खोलना भी नहीं, नैंद वाला सिस्टम खोलना भी नहीं, क्योंकि मैं अब तक आईफोन पे इस पे काम नहीं किया हूँ। और ये कनेक्ट, ये जीटे, ये क्या यहाँ पर मेन जीटे कंट्रोल। रोम 1 रोम 2 ही है यहाँ पर, एंड मॉडल पहली बात ये कि जिन जिन लोगों ने रीफ बॉक्स, MMC बॉक्स और GPG ड्रैगन का पिन आउट किया है, कितने लोग हैं? मैंने तो नहीं किया। मैं हूँ सर। ठीक। इजी रिपेयर सिस्टम का मतलब ये हुआ था, नॉर्मल बताता हूँ, जैसे कि एक्सक्लूसिव यूजर डेटा बना लेना,
ये पुराने वाले फ़ोनों के अंदर इस्तेमाल होता था, जिन फ़ोनों का डेड बूट रिपेयर किया जाता था 8 पिन आउट मार के। अंकित सर ने 2 दिन पहले से ही मेरे से एक क्वेश्चन किया था कि सर जेटैक के अंदर एक के अंदर 8 डाटा लाइनें मिली हुई हैं और एक के अंदर 4 मिली हुई हैं। सॉरी, 1 मिली हुई है, एक के अंदर 8। तो वो 8 वाला जो आईएसपी अडेप्टर है वो आपका वहां पर काम करता है, यानी पुराने वाले फ़ोनों के अंदर जिनका जेटैक आईएसपी पिन आउट किया जाता है। तो वो इजी रिपेयर फाइबर यानी उसका एक्सक्लूसिव यूजर डेटा बना के आपको दे देगा 40 MB, 50 MB, 100 MB या 1 GB। वो डेटा आप किसी भी फोन पे राइट करोगे तो वो उस फोन को वर्क कंडीशन में ले आएगा। ये जेटैक इजी रिपेयर था, यानी इसका फाइबर आपको उसके सेल में भी मिलेगा, सारी जगह मिलेगा। मॉडल सेलेक्ट करना है, इजी फाइबर रिपेयर का सिस्टम है तो जैसे कि आपने सेलेक्ट किया मॉडल ब्रांड, तो जेटैक दिखाएगा हाँ मेरे सेल पे इसका फाइबर किसी का रीड किया हुआ पड़ा हुआ है, आप वो फाइबर चढ़ा दीजिए, आपका फोन वर्किंग आ जाएगा। पहला अध्याय एक्सक्लूसिव यूजर डेटा ही है। आज अपन एक्सक्लूसिव यूजर डेटा बोल देते हैं, उस टाइम पे इजी जेटैक रिपेयर बोल देते हैं या इजी रिपेयर बोल देते हैं। ये अभी काम का नहीं है तो पहला अध्याय समाप्त। अब दूसरा कौन सा खोलो? अब दूसरा गुड नाइट कल खोलते हैं सर। ये प्लस वाला या +2 जो सबसे ज्यादा यूज होता है? अब सोते हैं, मेरे को सुबह कार्ड छापने हैं। अब बस अब सो जाएंगे, पर मैं खोलूं कौन सा? किसी और से सीखूंगा थोड़ी देर। तो फिर प्लस ही खोल लेते हैं। +2 है या प्लस जो सबसे ज्यादा यूज होता है? +2 वो यूएफएस और काफी और चीजों के लिए है, यूएसबी के थ्रू यूज होने वाला सॉफ्टवेयर। ये क्या आ गया? प्लस कौन सा एरर दे दिया इसने? रोहित सर की मन की बात बोल दी। आपके सॉफ्टवेयर ने रोहित सर की मन की बात बोल दी। पहली बात, क्लासिक सूट को ऑफ कीजिए। ऑफ तो कर दिया सर उसने। बॉक्स को रिकनेक्ट कीजिए। नहीं लग रहा है करना पड़ेगा, क्योंकि चल तो रहा था ये। अभी ये कहाँ से एरर देने लगा? नहीं चल रहा है, इसको फिर से इंस्टॉल करना पड़ेगा क्या? हाँ चलिए फिर गुड नाइट। मतलब करो सर, आज मजा आ रहा है थोड़ा। अरे सर सुबह शादी के कार्ड छापने, वरना लोग ना मेरे वो तो को कोई बात नहीं सर, हो जाएंगे, पर ये मुझे लग रहा है इसको फिर से इंस्टॉल करना पड़ेगा ना। हाँ, रन आपने टाइम एंटीवायरस ऑन करके रखा हुआ है। हाँ, ये रन टाइम का एरर तो है नहीं किसी भी। ये कोई इसकी फाइल को खा गया ये। हाँ हमारा एंटीवायरस खाता तो नहीं किसी को, वैसे कभी कभी खा जाता है थोड़ा, वैसे वो काम के समय पे ही खाता है। चलिए सर, गुड नाइट, आप सो जाइए। गुड नाइट सर। नहीं तो आज छोड़ देता हूँ, नहीं कल आओगे नहीं फिर। तो ऐसा रो के निकल लिए। गए लॉगिन कर दिखा रहे, लॉगिन करके दिखा रहे, निकल गए।
अब राज सोल्यूशन सर को पकड़ो, कहाँ गए? अब वो सिखाएंगे। राज सर की नींद पूरी हो गई। बहुत लोग हैं तो आज तो, ये तो 9 लोग हैं। रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दो।